रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि हम देखें तो नॉस्ट्रिल जो है प्रेजेंट होती है। नॉस्ट्रिल में हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है जिससे कि एयर फिल्टर होती है, डस्ट पार्टिकल नॉस्ट्रिल में रह जाते हैं। नॉस्ट्रिल का पोस्टीरियर एंड जो है वो नेज़ल पैसेज कहलाएगा। नेज़ल पैसेज का पोस्टीरियर एंड फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स में दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग जो है वो ट्रेकिया में एंटर होती है फेरिंग्स की, और दूसरी जो ओपनिंग है वो इसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपनिंग होगी। फेरिंग्स का पोस्टीरियर, फिर ट्रेकिया का जो अपर पार्ट होता है वो लार्ज पार्ट होता है जिसको हम कहेंगे लैरिंग्स, और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, ट्रेकिया जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये जो ट्रेकिया है इसके चारों ओर ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ये ट्रेकिया को कोलेप्स होने से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ये ट्रेकिया आगे चलकर थोरेसिक रीजन में चलकर ये ट्रेकिया जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है जो कि इस ब्रोंकाई को कोलेप्स होने से प्रोटेक्ट करती है। ये जो ब्रोंकाई है जब टू पार्ट में डिवाइड होती हैं तो ये अपनी ओर के लंग्स में एंटर हो जाती है, और अपनी ओर के लंग्स में एंटर होने के बाद ये जो ब्रोंकाई है ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये दिखाई दे रही है हमको यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये इनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट ब्रोंक्यूल्स का, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसका ये बलून लाइक हो जाता है जिसको हम कहेंगे एल्वियोलाई। अधिकतर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का। अब ब्रीदिंग प्रोसेस की यदि हम बात करें तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है ह्यूमन बीइंग में जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिलकर ब्रीदिंग की प्रोसेस कहलाती है। इनहेलेशन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे जिसको हम कहेंगे इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करेंगे और उसको हम कहेंगे एक्सहेलेशन। तो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस में डायफ्राम जो है वो हेल्प करता है। ये जो डायफ्राम है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्प करता है। अब कैसे होगी ब्रीदिंग की प्रोसेस, यहाँ पर ब्रीदिंग की प्रोसेस मान लीजिए कि हमने ब्रीथ इन की, है ना, इनहेलेशन की प्रोसेस की, तो हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया। जैसे ही हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारा जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उनमें एल्वियोलाई में जो है वो ऑक्सीजन भर जाती है। अब ये लंग्स का जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो किस कारण से बढ़ेगा, क्योंकि ये डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो पूरे लंग्स में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इनहेलेशन की प्रोसेस। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब ये डायफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो लंग्स है इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जितनी भी एल्वियोलाई में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से ब्रोंकाई और ट्रेकिया और नेजल पेसेज से होती हुई बाहर आउटटेक हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है इसमें। अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो मैंने पहले बताया था कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई में होगा। एल्वियोलाई का अलग से यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। ब्रोंक्यूल्स का जो पोस्टीरियर एंड होता है लास्ट वाला वो बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करता है। ये जो एल्वियोलाई है ये थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो पूरा फैला हुआ होता है सारी पूरे लंग्स में। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये कहाँ से आती है, हार्ट से, और हार्ट से ये क्या लाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर अब गैसियस एक्सचेंज
अब यदि हम यहाँ पर एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज को यदि हम समझें तो यहाँ पे मैंने एक एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर शो किया है। एल्वियोलाई में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इनटेक किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये कहाँ से आ रही है, हार्ट से। हार्ट से ये किस प्रकार का ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा परसेंट में है। अब ये जो ये जो कैपिलरीज है जैसे ही एल्वियोलाई से अटैच होगी, जैसे ही एल्वियोलाई के यहाँ से ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट होगा तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगी, एल्वियोलाई में। फिर एल्वियोलाई में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से आउटटेक हो जाएगी। तो आउटटेक का जो पाथवे है वो भी इसका अपोजिट होगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आई, एल्वियोलाई से फिर वो कहाँ गई, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से होती हुई ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर नेजल पैसेज और नेजल पैसेज से नॉस्ट्रिल।